कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जो सिर्फ एक बुरी याद नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बन जाते हैं, और फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम उस लूप से कभी बाहर नहीं निकल सकते। कहानी का आगाज होता है पहाड़ी इलाके से। रात का वक्त है, ठंड बहुत ज्यादा है और सड़क बिल्कुल सुनसान। एक लड़की, सादा सी कॉलेज स्टूडेंट, सड़क पर लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर बाद एक कार रुकती है। ड्राइवर मुस्कुराता है और कहता है, बैठो, मैं शहर तक जा रहा हूँ। लड़की गाड़ी में बैठ जाती है, थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है, मगर चंद ही लम्हों बाद उसकी नजर सेट के नीचे पड़ती है, जहां एक लाश का हाथ नजर आता है। उसका चेहरा फक हो जाता है, सांस रुक जाती है। ड्राइवर आईने में उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अब तुमने जो देखा है वो किसी को नहीं बताना। एक सेकंड में वो तेज धार छुरी निकालता है और उस लड़की का काम तमाम कर देता है। खून गाड़ी के अंदर फैल जाता है। कुछ दिन बाद मंजर बदलता है। एक बस एक छोटी पहाड़ी सड़क पर चल रही है। बस में मुख्तलिफ लोग बैठे हैं, ड्राइवर, स्टूडेंट्स, एक हामिला औरत, एक पुलिस वाला और एक सहाफी। रेडियो पर ऐलान आता है, आगे सड़क बंद है, हादसा हुआ है, सब गाड़ियां रुक जाएं। ड्राइवर टोनी कहता है, छोड़ो ये मेन रोड, मैं शॉर्टकट लेता हूँ। वो बस को एक कच्चे रास्ते पर मोड़ देता है और आगे एक लंबी स्याह सुरंग आ जाती है। टोनी कहता है, मैं कभी यहाँ से नहीं गुजरा, मगर लगता है छोटी ही होगी। बस अंदर जाती है, अंधेरा घेर लेता है, सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी और एक ठंडी सनसनाहट। अचानक एक आदमी बस के सामने आ जाता है। टोनी ब्रेक लगाता है, सब चीख पड़ते हैं। वो आदमी आहिस्ता से उठकर कहता है, मुझे राइड मिल सकती है, मैं भूत नहीं हूँ। माहौल कुछ हल्का हो जाता है, लोग हंस देते हैं। वो आदमी बस में बैठ जाता है। नाम था चियान। लेकिन एक मुसाफिर लिन अपने अखबार में देखता है कि ये आदमी तो एक वांटेड क्रिमिनल है। वो चुप रहता है, दिल में खौफ बैठ जाता है। 20 मिनट गुजर गए, बस अब भी सुरंग के अंदर ही थी। टोनी घबरा जाता है, कहता है, यार इस सुरंग का तो कोई एंड ही नहीं आ रहा। आमतौर पर इतनी बड़ी सुरंग 10 मिनट में पार हो जाती है, मगर ये तो एंडलेस लग रही थी। वो मुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आधा घंटा वापस चलने के बाद भी वो स्टार्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचते। अंधेरा, खामोशी और घबराहट बढ़ती जा रही थी। लोग बस से बाहर निकलकर सोचने लगे कि शायद हम दायरे में चल रहे हैं। तभी जिन नामी औरत को जमीन पर अपना खून नजर आता है, वही जो उसने सुरंग के आगाज पर गिराया था। सब समझ जाते हैं, ये कोई आम सुरंग नहीं है, ये कुछ और है। लिन कहता है, हमें चलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए। जिन कहती है, अंधेरा बहुत ज्यादा है, अगर हम अलग हो गए तो खो जाएंगे। तो वो एक आइडिया सोचती है, अपनी ऑन का धागा निकालती है, एक सरा चियान को देती है और एक खुद रखती है। दोनों मुखालिफ समत में बढ़ते हैं और अंधेरा और भी गहरा होता जाता है। कुछ मिनट बाद उन्हें दूर से 2 शक्लें दिखाई देती हैं। सब डर जाते हैं, मगर जब वो नजदीक आती हैं तो वो जिन और चियान ही होते हैं। वो फिर से उसी जगह आ गए जहां से निकले थे। ये सुरंग सीधी थी, लेकिन वो फिर भी दायरे में घूम रहे थे। सब थक चुके थे। लिन कहता है, लगता है ये सिर्फ रास्ता नहीं, ये एक जाल है। अब वो फैसला करते हैं कि यहाँ रुककर राशन बांट लेते हैं और सुबह फिर कोशिश करेंगे। बस के अंदर लोग थोड़े पुरसुकून होने की कोशिश करते हैं, मगर उनके चेहरों पर खौफ और थकन साफ नजर आती है। इतने में वक्त का लूप शुरू होता है। सब बगैर जाने उस एंडलेस लूप में दाखिल हो चुके हैं, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी इस अंधेरी सुरंग के अंदर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ बाकी था। सुबह होने का कोई एहसास नहीं था, ना रोशनी ना सूरज। बस के अंदर सब लोग थके हुए और बेचैन बैठे थे। जिन कहती है, हमें फिर से रास्ता ढूंढना होगा, अगर यहाँ रुक गए तो ये जगह हमें निगल कर खा जाएगी। इस बार टोनी, चियान, लिन और एक दूसरा आदमी वेन भी उसके साथ चलते हैं। हामिला जिन और 2 औरतें बस में ही रह जाती हैं। उनकी आंखों में खौफ और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। जैसे ही ये चारों आगे बढ़ते हैं, अंदर का माहौल और ज्यादा अजीब होता जाता है। दीवारों पर चूने के निशान, पुराने हाथों के प्रिंट्स और कहीं कहीं आवाजें गूंजने लगती हैं, जैसे कोई पुरानी आत्मा बोल रही हो। वेन कहता है, मुझे लगता है यहां से पहले भी कोई निकलने की कोशिश कर चुका है। लेकिन लिन उसकी बात काटकर कहता है, फुजूल बातें बंद करो, बस चलते रहो। थोड़ी देर बाद एक कमजोर सी रोशनी नजर आती है।
वो सब उस रोशनी की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं पता चलता है कि ये एक पुराना स्विच बोर्ड है जो इतना खराब हो चुका था कि जंग लगे तार लटक रहे थे। उस बोर्ड के पीछे एक दरवाजा था, आहनी दरवाजा, जिसमें से ठंडी हवा आ रही थी। वेन उसे तोड़ता है, अंदर एक छोटा सा कमरा होता है। कमरे में सैकड़ों तस्वीरें लगी हुई थीं, गुमशुदा लोगों के चेहरे। सबके तासरात एक जैसे थे, खौफ और बेचैनी। कमरे के बीचों बीच एक नक्शा रखा था, पूरी सुरंग का ब्लीव प्रिंट। चियान उस नक्शे को पढ़कर कहता है, यहां कुल 6 सुरंगें हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर बचना है तो हमें छठे एग्जिट तक पहुंचना होगा। सबके चेहरों पर थोड़ा सा सुकून आता है, मगर जिन कहती है, तो ये जो हम घूम रहे थे सिर्फ एक ही लूप था। इतने में उन्हें एक कैलेंडर नजर आता है जिस पर सिर्फ एक ही तारीख लिखी होती है, 15 जुलाई। चियान उसे फाड़ता है और पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा निकलता है। सब अंदर जाते हैं और पहली बार एक टीवी स्क्रीन जल उठती है। इस स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई देती है जो एक छोटी गार में बंद है, मदद मांग रही है। अब ये सब दूसरी सुरंग में दाखिल होते हैं। वहां उनकी अपनी बस दोबारा खड़ी थी, लेकिन अब वो ऐसे लग रही थी जैसे महीनों से वहीं खड़ी हो। धूल, कीड़े और अंदर एक बासी सी बो। बस के अंदर उन्हें नूडल्स के पैकेट मिलते हैं। सब भूखे थे, लेकिन टोनी बंदूक निकाल लेता है। सब पीछे रहो, खाना अब मेरा है, जो हाथ लगाएगा उसे मार दूंगा। औरतें रोने लगती हैं और सब डर जाते हैं। जिन कहती है, टोनी हम सब एक साथ बच सकते हैं, एक दूसरे से लड़कर नहीं। लेकिन टोनी का जहन बदल चुका था। भूख और खौफ ने उसे जानवर बना दिया था। वो जिन को पकड़कर कहता है, अगर तुम खाना चाहती हो तो मुझे खुश करो। मंजर गंदा और तारीक हो जाता है। कैमरा उसका चेहरा बिलर कर देता है। तभी पीछे से एक साया आता है और टोनी को छुरी से मार देता है। बस में खामोशी छा जाती है। सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। सिर्फ टोनी की लाश नीचे पड़ी होती है और उसके हाथ से बंदूक जमीन पर गिर जाती है। जिन नीचे देखती है, बस के अंदर एक गटर का ढक्कन है। वो कहती है, शायद ये नीचे कुछ है। वो सब नीचे उतरते हैं और एक और कमरे में पहुंच जाते हैं। इस बार टीवी पर वही लड़की फिर दिखाई देती है, लेकिन अब वो पानी में डूब रही होती है। उसका चेहरा सांस लेने के लिए तड़प रहा होता है। जिन चीखती है, हमें उसे बचाना होगा। स्क्रीन ब्लैंक करती है और फिर से वही कैलेंडर नजर आता है, 15 जुलाई। चियान कहता है, हर बार 15 जुलाई, ये तारीख क्या बताना चाह रही है। कैलेंडर के पीछे एक और खुफिया दरवाजा निकलता है और वो सब अब तीसरी सुरंग में पहुंच जाते हैं। अंधेरा अब और भी गहरा हो चुका था। ये सुरंग पहली 2 के मुकाबले में ज्यादा सुनसान और खतरनाक थी। यहाँ हर आवाज एक साए बनकर वापस आती थी। तीसरी सुरंग पहली दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अंधेरा इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी निगल जाती थी। दीवार से पानी टिपक रहा था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो मगर नजर नहीं आ रहा। बस वहां खड़ी थी, लेकिन अब उसके अंदर सांप रिग रहे थे। सीट्स फटी हुई थीं और खिड़कियों पर काले फिंक्स जम चुके थे। जिन धीरे से कहती है, ये बस तो लगता है सालों पुरानी हो गई। टोनी के मारे हुए लाश के बाद सबका जहन बिगड़ने लगा था। विन अब ग्रुप का कंट्रोल लेने लगा है। वो बंदूक उठाता है और कहता है, सुन लो सब, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। लिन गुस्से में कहता है, हम सब साथ आए थे, तू कौन होता है हुक्म देने वाला। विन चिल्लाता है, जब भी कोई मारा जाता है हमें एक नया रास्ता मिलता है। इसका मतलब है इस टनल का कानून है, सिर्फ मौत ही एग्जिट खोलती है। सबके चेहरों पर खौफ नजर आता है। कियान कहता है, पागल मत बनो वेन, ये कोई खेल नहीं है। लेकिन वेन अब अपने होश में नहीं था। वो जिन के हाथ में बंदूक रखकर कहता है, उस पर गोली चला वरना तू अगली होगी। कियान बेचैन हो जाता है और गलती से बंदूक छूट जाती है। ट्रिगर दबता है और गोली लिन के कंधे में लगती है। खून फूटता है, सब चीखते हैं। वेन और भी पागल हो जाता है। वो कहता है, देखा, खून से ही रास्ता मिलता है, मैं सबका खात्मा करके निकल जाऊंगा। वो जिन और 2 बच्चों को एक छोटे कमरे में धकेल देता है और उन्हें पीटने लगता है। कियान और लिन उसे रोकने जाते हैं, लेकिन वेन उन पर गोली चला देता है। लिन जमीन पर गिर जाता है और चंद सेकंड में सांस रुक जाती है। सब समझ जाते हैं कि ये सुरंग सिर्फ अंदर की नहीं बल्कि दिमाग का जेल है, जहां लोग अपनी ही दीवानगी में डूब रहे हैं। लेकिन तभी अचानक अंधेरा छा जाता है। लैंपों से कोई
आवाज नहीं, सिर्फ एक चीख और फिर खामोशी। जब रोशनी वापस आती है, विन की लाश जमीन पर पड़ी होती है। किसी ने उसे पीछे से मार दिया था। जिन के हाथ में चाकू था मगर उसके चेहरे पर होश नहीं था। वो कहती है, मैंने नहीं मारा, किसी और ने मारा है। कमरे के कोने में एक नया दरवाजा खुला होता है, एक और खुफिया रास्ता। कियान समझ जाता है मौत के बाद ही नया रास्ता खुलता है। सब एक साथ उस रास्ते में जाते हैं और एक और टनल में पहुंचते हैं, चौथी सुरंग। अब टनल बिल्कुल खामोश है। बस के अंदर सिर्फ जिन, कियान और कुछ जिंदा लोग बच्चे हैं जिनका पेट दर्द से भरा हुआ था। वो हामिला थी और अब लेबर शुरू हो गया था। कियान उसे बस में लिटा देता है और कहता है, हौसला रखो, हम निकल जाएंगे। बाहर कड़कड़ाहट सी बजती है और दीवार पर इन्हें खौफनाक तस्वीरें दिखाई देती हैं। वही लोग जो पहले मर चुके थे, सबके चेहरे अब सुरंग की दीवारों पर उभर आए थे। जिन चीखती है और एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब होता है। वो बच्चा ठंडी सांस लेता है और फौरन मर जाता है। जिन टूट जाती है और चीख कर कहती है, ये जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। कियान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब अपने होश में नहीं थी। वो चाकू उठाकर कियान पर हमला कर देती है। कियान चीखता है, जिन, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मगर वो अपने गुस्से में उसका कंधा काट देती है। कियान उसे धक्का देता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है और टनल की दीवार पर खून से लिखा होता है, देयर इज नो एंड। और हम देखते हैं अस्पताल। बेड पर एक आदमी पड़ा है जिसके सर पर पट्टी बंधी हुई है। मशीन पर लिखा है, पेशेंट नेम जेम्स। डॉक्टर कहता है, उसका दिमाग कोमा में है, लेकिन हमने एक नया तजुर्बा शुरू किया है। एक और शख्स लैब कोट पहने हुए कहता है, मैं उसके दिमाग के अंदर जा रहा हूँ, उसे जगाना होगा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कियान खुद था। अब सब कुछ वाजे होने लगता है। जो कुछ हम अब तक देख रहे थे वो सब जेम्स के जहन के अंदर हो रहा था। डॉक्टर बोलता है, जेम्स एक सीरियल किलर था। उसने कई औरतों का कत्ल किया, लेकिन एक लड़की अब तक लापता है और वही उसके जहन में छुपी हुई है। कियान दरअसल एक न्यूरो साइंटिस्ट थेरेपिस्ट था जिसे जेम्स के दिमाग में भेजा गया था ताकि वो उस लापता लड़की का पता लगा सके। इसका माइसेल्फ था। ये तमाम सुरंगें, बस, लोग और लूप्स सब जेम्स के जहन के अंदर के अलामती अक्स थे। कियान समझता है कि हर किरदार किसी न किसी कैफियत की नुमाइंदगी कर रहा था। लिन, जेम्स के अंदर की नेकी जो हमेशा सच्चाई पर कायम थी। टोनी, उसका गुस्सा और हवस जो उस पर काबू पा चुका था। विन, उसके बाप का अक्स, एक जालिम और काबू पाने वाला शख्स। सारा, वो औरत जो उसकी माँ जैसी थी, एक मॉडल जिससे जेम्स ने हमेशा नफरत की, कभी समझा नहीं। जिन, उसके दिल में छुपा पछतावा, वो जुर्म जो कभी मिट नहीं सका। और सुरंग, उसके दिमाग की वो अंधेरी गहराई जहां से निकलना नामुमकिन था। सब कुछ जेम्स के जहन का एक जहनी कैद खाना था, एक मेंटल मेज। डॉक्टर बताता है 15 जुलाई, उसी दिन जेम्स के माँ बाप मारे गए थे। जेम्स की माँ का एक ड्राइवर के साथ ताल्लुक था। जब उसके बाप को मालूम हुआ, माँ ने पहले अपने शौहर को कत्ल किया और फिर खुदकुशी कर ली। बचपन में ये सब देखकर जेम्स का दिमाग मफलूज हो गया। इसी सदमे ने उसे एक टनल इंजीनियर से सीरियल किलर बना दिया। उसके जहन ने खुद में सुरंगें तख्लीक की और वो उन्हीं में फंस गया, एक एंडलेस लूप में। अब कियान जेम्स के जहन के अंदर उससे रूबरू होता है। जेम्स एक कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा है और कहता है, तुझे लगता है तू मुझे समझ लेगा? मुझे अपनी माँ से नफरत है और हर औरत मुझे उसी जैसी लगती है। कियान कहता है, जेम्स, ये सब तेरी माँ का कसूर नहीं था, तू अब भी उस लम्हे में कैद है, बाहर आ जा। लेकिन जेम्स चीखता है, मैं किसी औरत पर भरोसा नहीं करता। अचानक पूरा जहन हिलने लगता है, सरंग टूटने लगती है और उनके इर्द गिर्द सब कुछ बिखरने लगता है। जेम्स कियान को खींचकर अपने साथ अंधेरे में ले जाता है। सरंग के बीचों बीच दोनों का आमने सामने मुकाबला होता है। कियान कहता है, तेरे दिमाग में इतनी बुराई भर गई है कि तू खुद अपना शिकार बन गया है। जेम्स चीखता है, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ, तुम सब मेरे झूठ हो। लड़ाई शुरू होती है। कियान गिरता है मगर उसके जहन में एक ख्याल आता है। वो कहता है, अगर मैं मर गया तो तू भी मर जाएगा, क्योंकि मैं अब तेरी बुराई से जुड़ गया हूँ। वो चाकू जेम्स के दिल में घुसा देता है और दोनों एक साथ चीख कर गिर जाते हैं।
अस्पताल में डॉक्टर दौड़ कर आते हैं। मॉनिटर फ्लैट लाइन पर चला जाता है। डॉक्टर कहता है जेम्स वो जाग गया है। जेम्स आंखें खोलता है, आंसू बह रहे हैं। वो कमजोर आवाज में कहता है वो दरिया के पास है, पुरानी कान की सुरंग के नीचे। पुलिस उस जगह पहुंचती है और सारा को जिंदा निकाल लेती है, बिल्कुल आखिरी लम्हे में। लेकिन कियान का जिस्म अस्पताल में हरकत नहीं करता, उसकी दिमागी सरगर्मी खत्म, यानी वो हमेशा के लिए जेम्स के जहन में ही कैद हो गया। तो दोस्तों ये थी एंडलेस लूप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ।